गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो भैया, अपने एनसीईआरटी की कक्षा 12 की जो इतिहास बुक है उसका अपने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। अपना जो लास्ट का वीडियो था उसमें अपने फर्स्ट चैप्टर जो अपने ईंट, मनके और अस्थियां किससे संबंधित है, अपने हड़प्पा सभ्यता से। इस चैप्टर की अपने लास्ट के वीडियो में अपने बात की थी। उसमें अपने हड़प्पा सभ्यता जो है वो उसकी खोज कब हुई, किसने की, कहाँ की, कौन से देशों में ये फैली हुई है, वहाँ का आरंभिक जीवन कैसा था, वहाँ के लोगों का जो निर्वाह का तरीका था वो कैसा था, वहाँ की कृषि प्रौद्योगिकी किस प्रकार की थी, कौन सी फसलों का उत्पादन करते थे, खाने के काम में क्या लेते थे, किन के माध्यम से अनाज को पीसते थे, ये सारी चर्चाएं जो है वो अपने पार्ट फर्स्ट में हो चुकी है। मतलब इसी पार्ट का जो फर्स्ट भाग था उसमें यहाँ तक की अपने चर्चा कर चुके हैं। ठीक है भैया, तो अब बात करते हैं अपने इसके आगे। देखो भैया, अब अपने अगला जो टॉपिक आता है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आता है मोहनजोदड़ो। देखो हड़प्पा जो सभ्यता है भैया, इस हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था, सबसे पहले जिस स्थल की खोज की गई थी उसका नाम था भैया हड़प्पा। इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। और सिंधु नदी के किनारे यह सभ्यता पाई गई थी, या सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे यह सभ्यता पाई गई थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। अब देखो भैया, अपने मोहनजोदड़ो के ऊपर कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो ये मोहनजोदड़ो जो है ये किस भाषा का शब्द है। तो भैया अपने मोहनजोदड़ो जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है। और सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है सिंध का नखलिस्तान। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ हो गया, सिंध का नखलिस्तान। अब यहाँ पे डाउट ये आता है, यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि सर नखलिस्तान क्या होता है। तो भैया देखो, सिंधी भाषा में नखलिस्तान का मतलब होता है बाग बगीचा, अर्थात सिंध का हरा भरा क्षेत्र। कौन सा हो गया, मोहनजोदड़ो। वापस सुनना भैया, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग। अब भैया ये जो मोहनजोदड़ो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है भैया मुर्दों का टीला। क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल का शाब्दिक अर्थ मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला होता है, तो वह कौन सा हो गया, अपने मोहनजोदड़ो। अब आगे चर्चा करते हैं भैया। अब बात करते हैं इस मोहनजोदड़ो जो है इसका उत्खनन किसने किया, इसकी खोज जो है वो किसने की। तो भैया देखो, मोहनजोदड़ो जो है इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की। देखो हड़प्पा जो है उसका उत्खनन तो किया था 1921 में दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की खोज किसने की थी, 1921 में दयाराम साहनी ने। जबकि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने। अब यहाँ पे भैया क्वेश्चन ये बनता है कि ये मोहनजोदड़ो सर वर्तमान में कहाँ पर है। तो वर्तमान में भैया यह अपने पाकिस्तान जो है उस पाकिस्तान में एक प्रांत है जिसका नाम है सिंध प्रांत। और इस सिंध प्रांत में एक जिला है जिसका नाम है लरकाना, इस जिले में है। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के तट पर यह स्थित है। क्लियर है इतनी बात। 1922 में राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर यह स्थित है। अब बात करते हैं भैया मोहनजोदड़ो जो है वो किस प्रकार का शहर है। देखो भैया, मोहनजोदड़ो जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग तो है छोटा भाग, इसके दो हिस्से हैं, एक है बड़ा भाग। अब ये बड़ा भाग और छोटा भाग क्या होता है, जैसे अपने गांव में कर देते हैं ना टुकड़े की, ओ अलग टुकड़ो हो गया, ओ अलग टुकड़ो हो गया, या अपने किसी प्लाट के दो टुकड़े कर दे कि ये टुकड़ा अलग, ये टुकड़ा अलग। इसी प्रकार से मोहनजोदड़ो जो है भैया उसके भी दो भाग मिले हैं, एक भाग है छोटा, एक भाग है बड़ा। जो छोटा भाग है ना भैया वो कहाँ पर बना हुआ है, ऊंचाई पर बना हुआ है। और किस प्रकार का है, ये दुर्ग के समान है, दुर्ग के जैसा ये दिखाई देता है। और इसके चारों ओर क्या बनी हुई है, दीवार बनी हुई है।
किसके, जो छोटा भाग है ऊंचाई पर बना हुआ है, यह दुर्ग के समान है और इसके चारों ओर क्या बनी हुई है, दीवार बनी हुई है। इसका मतलब ये हो गया भैया कि यहाँ पर जो पैसे वाले धनी लोग थे, अमीर लोग थे, पुरोहित वगैरह थे, उनका यह निवास स्थान था। अब दूसरा भाग आता है बड़ा भैया, बड़ा भाग। बड़ा भाग जो था, बड़ा भाग कैसे भैया, बड़ा भाग का मतलब ये नहीं है कि ये बड़ा क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र नहीं, बड़ा भाग मतलब यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा थी, यहाँ पर लोग ज़्यादा रहते थे, इस प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है। तो अपने जो बड़ा भाग था इसको कहते हैं भैया निचला शहर। निचला शहर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये निचाई पर था, ये थोड़ा ऊंचा था, ये थोड़ा सा नीचा था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, निचला शहर कहा जाता है। क्लियर है इतनी बात। अब बात करते हैं भैया अपने आगे। देखो अब आगे अपने जो टॉपिक आता है वो आता है सिंधु घाटी सभ्यता या जो हड़प्पा सभ्यता है, उस सभ्यता में जो नदी नाले थे वो किस प्रकार के थे। किसकी चर्चा करेंगे, अपने नालों के निर्माण की, नाले और सड़कें। देखो भैया सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो है, यहाँ पर बढ़ गया जो सड़कें थी, जो नालियाँ थी, वो किस पद्धति से बनी हुई थी, ग्रिड पद्धति से बनी हुई थी। अब ये ग्रिड पद्धति क्या होती है, ग्रिड पद्धति क्या होती है भैया, ग्रिड पद्धति का मतलब हो गया जिसमें कई बार आप देखते हो बाजार में वगैरह अपने जाते हैं, मार्केट में या अपने मोहल्ले में आप देखते हो कि चौराहे आते हैं, चौराहे नहीं होते कि इस प्रकार से एक सड़क इधर से आ रही है, एक सड़क इधर से आ रही है और ये जहां पर यहाँ पर ये कट गई, इस प्रकार से होते या नहीं होते, मतलब समकोण के ऊपर कट रही है नहीं कट रही है, इसी को बोलते हैं भैया ग्रिड पद्धति। तो अपने जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें जो सड़कें, जो नालियाँ थी वो ग्रिड पद्धति के अनुसार बनाई गई थी और ये नालियाँ जो थी वो चूने पत्थर से चुनी गई थी और इनका निर्माण जो है वो किससे हुआ था, ईंटों से हुआ था और नालियाँ जो है वो क्या थी, ढकी हुई थी। तथा जो सड़कें होती थी भैया वो कैसी थी, कच्ची सड़कें थी, पक्की सड़कें नहीं थी। अब यहाँ पर जो मकान बनाए जाते थे ना, वो मकान इस प्रकार से बनते थे, इस प्रकार से, मतलब ये मान लो कोई रास्ता हो गया, इस प्रकार से समकोण पे काट रहे तो इसके दोनों ओर इस प्रकार से मकान बनाए जाते। इसी को बोलते हैं भैया अपने कौन सी पद्धति, ग्रिड पद्धति। इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में भवनों का निर्माण होता, इस प्रकार की सड़कें होती। अब देखो कई बार एक क्वेश्चन और बता दूं आपको, अब ये अपने तो जैसे अभी वर्तमान समय में बात करें तो मकान जो होते हैं उनका जो मेन रास्ता होता है वो सड़क की ओर खुलता है, लेकिन यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें जो मकान थे उनके दरवाजे सड़क की ओर ना खुलकर पीछे गली की ओर खुलते थे। समझ गए, यहाँ तक क्लियर है। तो अपने नाले निर्माणों की बात करें तो भैया सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसमें सड़कें वगैरह, नालियाँ वगैरह जो थी वो ग्रिड पद्धति से बनी हुई थी। ग्रिड पद्धति का अर्थ होता है जो अपने समकोण के ऊपर काटती थी और इन्हीं सड़कों और नालियों के दोनों तरफ क्या बने हुए थे, मकान बने हुए थे। नालियाँ जो थी वो ईंटों से बनी हुई थी तथा चूने पत्थर के द्वारा इनका निर्माण किया जाता था। क्लियर है इतनी बात। अब बात करते हैं भैया सिंधु घाटी सभ्यता के गृह स्थापत्य की। गृह स्थापत्य मतलब मकान तो हो गए, अब मकान कैसे होते थे भैया। देखो ऊपर दो शहर पड़े, अपने दो भाग पड़े, एक तो ऊंचे वाला भाग हो गया, एक हो गया नीचे वाला भाग। अब देखो अपना जो नीचे वाला भाग था भैया उसकी बात करते हैं अपनी, जिसको अपने निचला शहर कहते हैं। देखो इस निचले शहर की क्या खास बात थी भैया, इसमें जो मकान होते थे वो कैसे होते थे, आवासीय होते थे। आवासीय का मतलब यहाँ पर लोग निवास करते थे, मतलब लोग उन मकानों के अंदर रहते थे। और मकान की खास बात क्या होती, चारों ओर तो कमरे होते, इस प्रकार से, इस प्रकार से क्या होते थे, चारों ओर कमरे होते ऐसे, समझ गए। और इन चारों ओर कमरे होते और बीच के अंदर क्या होता था, आंगन होता था। अपने से गांव में नहीं देखते कि अपने कोई मकान होता है, चारों ओर मकान बनाए होते हैं, कमरे होते हैं और बीच में एक बड़ा सा चौक होता है। वैसे ही मकान कहाँ पे थे, अपने सिंधु घाटी सभ्यता में, और मुख्य रूप से मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। कहाँ पर, नीचे वाले भाग में। ऊंचे वाले भाग में नहीं भैया, ऊंचे वाला भाग तो कैसा था, दुर्ग के समान था, किले के समान था। निचला जो भाग था, निचला जो शहर था
वो कैसा था, आवासीय था। यहाँ पर लोग रहते थे और मकान जो होते उन मकानों के बीच में क्या होता था, आंगन होता था। ऐसा कहते हैं कि उस आंगन का प्रयोग या उस चौक का प्रयोग जो है वो खाना बनाने में किया जाता था। मतलब खाना बनाने में या किसी सार्वजनिक कार्य के लिए उस चौक का क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था भैया। और प्रत्येक मकान जो होता उस मकान में एक क्या होता था, स्नानागार होता था। मतलब हर घर में एक बाथरूम होता और प्रत्येक मकान के अंदर एक क्या मिला है, कुआं भी मिला है। मोहनजोदड़ो में जितने भी मकान मिले हैं उन सभी मकानों में एक तो स्नानागार मिला है और एक कुआं मिला है। ऐसा कहते हैं कि मोहनजोदड़ो में टोटल कितने कुएं मिले हैं, 700 कुएं मिले हैं। मतलब वो पानी पीने का जो पानी है वो उनके लिए उन्होंने घर में ही क्या बना रखा था, कुआं बना रखा था या कुआं खोद रखा था। अब बात करते हैं भैया, ये तो हो गए निचले शहर की। अब आता है ऊंचा वाला शहर अर्थात दुर्ग, जो कहाँ बसा हुआ था, ऊंचाई पर बना हुआ था। इसकी क्या खास बात थी भैया, दुर्ग आप लोग सब जानते हो किस प्रकार का होता है, ऊंचाई पर होता था, छोटा भाग होता था। अब इसके अंदर देखो भैया क्या मिले हैं, मोहनजोदड़ो में जो ऊंचे वाला भाग या जो दुर्ग मिला है ना, वहां पर सबसे पहला तो क्या मिला है, अन्नागार मिला है। अन्नागार, अन्नागार जानते हो, जहां पे अनाज वगैरह रखते हैं या अपनी भाषा में बोलते माल गोदाम। माल रखने का जो गोदाम होता था, अनाज वगैरह रखने का जो गोदाम होता था, वो कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। और कौन से भाग में मिला है, ऊंचे वाले भाग में मिला है, दुर्ग पर मिला है। और ये ध्यान रखना भैया, सिंध मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है वो यही अन्नागार है। क्वेश्चन आ जाए कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है, तो विशाल अन्नागार या माल गोदाम। और इसी क्षेत्र से भैया वृहत स्नानागार भी मिला है। वृहत स्नानागार, देखो स्नानागार यहाँ से भी मिला है और स्नानागार यहाँ से भी मिला है। लेकिन निचले शहर में जो स्नानागार या जो बाथरूम मिले हैं वो अपने जैसे वर्तमान में घर में नहीं होते क्या, उस प्रकार के बाथरूम थे। लेकिन जो ऊंचे वाला भाग था, दुर्ग जो भाग था, जो किला भाग था, उसमें वृहत स्नानागार मिला है, अर्थात बड़ा सा एक बाथरूम मिला है, अपनी भाषा में बोले, जिसकी साइज क्या थी, 39 बाई 23 बाई 9। मतलब 39 फीट ये लंबा था, 23 फीट ये चौड़ा था और 9 फीट ये क्या था, ऊंचा था। इस प्रकार की इसकी साइज। तो ऐसा कहते हैं कि किसी धार्मिक पर्व पर यहाँ पर स्नान किया जाता था। और इस स्नानागार में भैया सीढ़ियाँ बनी हुई थी नीचे उतरने के लिए। वो सीढ़ियाँ कौन सी दिशा में थी, उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियाँ थी। पूर्व और पश्चिम जो दिशा है वहाँ पर छोटे छोटे स्नानागार बने हुए थे। 4 स्नानागार पूर्व में थे, 4 स्नानागार पश्चिम में थे। टोटल कितने हो गए, 8 स्नानागार। क्लियर है। कौन से भाग की बात कर रहे हैं भैया, अपने ऊंचे वाले भाग की, दुर्ग की बात कर रहे हैं। वहां पर एक तो क्या मिला है, अन्नागार या माल गोदाम, जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। एक वृहत स्नानागार मिला है जो 39 बाई 23 बाई 9 फीट का था और इसके उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई है। इसके पास ही में दोनों और 8 छोटे छोटे क्या मिले हैं, स्नानागार मिले हैं। इतनी बात क्लियर है अपनी। अब बात करते हैं भैया हड़प्पा सभ्यता का शिल्प उद्योग। शिल्प उद्योग देखो, अपने जिस प्रकार से आपके बुक के अंदर पॉइंट है उसी प्रकार से अपने अध्ययन करेंगे। ज़्यादा डिटेल से अपने चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आपका सिलेबस जो है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने को चलना है। अब बात करते हैं भैया शिल्प उद्योग की। देखो, शिल्प उद्योग भी जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में उन्नत अवस्था में था। ठीक है। अपने भैया 2 स्थल है, एक स्थल तो था चनुदड़ो और दूसरा स्थल है भैया लोथल। इन दोनों स्थलों से अपने को किसके साक्ष्य मिले हैं, शिल्प उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर ये दोनों स्थल है कहाँ पर, तो ध्यान रखना भैया चनुदड़ो जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में खोजा गया था 1931 ईस्वी में। और किसने खोजा था, 1931 ईस्वी में एनजी मजूमदार ने इसकी खोज की थी। एनजी मजूमदार ने 1931 में। और लोथल आपको सबको पता ही है कहाँ पर है, अपने गुजरात में है। यहाँ पर क्या थे भैया, बंदरगाह थे।
मतलब सामान का जो आयात निर्यात होता था वो इन्हीं स्थलों के माध्यम से होता था। लोथल से एक विशाल बंदरगाह जिसको डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा भी कहते हैं कि उसके अवशेष पाए गए हैं। अब यह शिल्प उद्योग में देखो यहाँ पर कौन कौन से कार्य होते थे। सबसे मेन काम जो होता था वो क्या था, मनके बनाना। सबसे प्रमुख कार्य क्या होता था, मनके बनाना। इसके अलावा शंख की कटाई, शंख जो होते थे उनकी कटाई वगैरह का कार्य भी लोथल और चनूदलों में किया जाता था। इसके अलावा यहाँ से मुहरों का निर्माण भी होता था, मुहरें जो होती थी उनका निर्माण भी होता था। इसके अलावा इन्हीं स्थानों पर बाट का निर्माण भी किया जाता था। बाट, बाट जानते हो, अपने तोलने के काम में लेते हैं ना, 1 किलो 2 किलो और बियान का। अब देखो भैया यहाँ पर मनके बनाने का काम होता, शंख की कटाई का काम होता, यहाँ पर मोहरों का निर्माण होता और यहाँ पर ही बाट का निर्माण होता। अब बात ये आती है, क्वेश्चन ये आता है कि जो मनके बनाए जाते थे वो किस प्रकार के होते थे। तो भैया यहाँ के जो मनके होते थे उनके ऊपर लाल रंग किया जाता था और उनको आग में पकाकर मजबूत किया जाता था। जो मनके होते वो किस रंग के होते, ज़्यादातर लाल रंग के होते और आग में पकाए हुए होते। और जो मुहरें मिली है भैया, वो मुहरें जो होती है वो किसकी बनी हुई थी, वो या तो धातु की या सेलखड़ी नामक पत्थर की बनी होती। कल के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, आयताकार और वर्गाकार होती, जिनके में से कुछ के ऊपर तो चित्र और लेख होते और कुछ मोहरों के ऊपर केवल चित्र होते थे। और जो चित्र होते वो किसके होते, अपने सबसे ज़्यादा जो चित्र पाए गए हैं मोहरों पर वो मछली के चित्र पाए गए हैं। इसके अलावा बत्तख के चित्र भी मिले हैं। इसके अलावा एक सींग वाले बेल के चित्र भी मिले हैं, वर्षक के चित्र भी मिले हैं, पीपल के चित्र भी अपने मोहरों पर पाए गए हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर बाट निर्माण का कार्य भी किया जाता था। ये बाट वगैरह इनकी चर्चा अपने आगे करेंगे, मोहरों की डिटेल से वहाँ पर चर्चा करेंगे। अब देखो भैया अपने एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि वह कौन सा स्थल है या सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल है जहाँ से छेद निकालने के उपकरण पाए गए हैं। छेद कैसे, जैसे मान लो कोई शंख है, उस शंख के अंदर छेद निकालना है, मतलब कोई तीखा औजार मिला है वहाँ से, या मोहरों में छेद निकालना है, या बाट जो बनाए जाते हैं उन बाटों में छेद निकालना है। तो ऐसे कौन से स्थल है जहाँ से इनके उपकरण पाए गए हैं। तो ध्यान रखना, अपने धोलावीरा, चनूदलो और लोथल, दो तो ये स्थल हो गए और एक तीसरा स्थल कौन सा हो गया, धोलावीरा। ये भी अपने कहाँ पर पड़ता है भैया, गुजरात में पड़ता है। यहाँ से अपने छेद निकालने के उपकरण भी मिले हैं। ठीक है भैया, तो आज के लिए अपने इतना ही। नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? ओके।